एवरीवन, आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे ऑफ हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट। हम हिंदू लॉ का एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं, इंट्रोडक्शन दे दूं कि हम लोग हिंदू लॉ की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मेंस आंसर राइटिंग देखेंगे। एक स्टैंडर्ड आंसर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कि क्वेश्चन अगर इस तरीके का आता है तो आपको उसमें क्या लिखना है। तो आज सबसे पहले हम शुरू करेंगे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट से। सो देखो, ये क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये हरियाणा की जुडिशियल सर्विसेज में पूछा गया है। HJS 2019 का ये क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो प्रीवियस ईयर में जाकर के, क्वेश्चंस के PDF में जाकर के, ठीक है। क्या क्वेश्चन है? एक्सप्लेन द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गार्जियन। इन्होंने क्या पूछा? टाइप्स पूछे हैं, कितने टाइप के गार्जियन होते हैं अंडर द हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956 एंड एग्जामिन द सिचुएशंस व्हेन अ गार्जियन लूजेस हिज और हर गार्जियनशिप राइट। और आपको वो बताना है, क्या बताना है कि कब एक गार्जियन के पास उसकी राइट्स जो है वो खत्म हो जाती है। तो दो मामले तो हम लोगों को सेक्शन नंबर 6 में ही दे रखे हैं इस एक्ट में, लेकिन बाकी के भी और कुछ चीजें हैं जिनसे इफेक्ट होकर के आपकी जो है गार्जियनशिप की राइट वो खत्म हो सकती है। वो सब मैंने इस आंसर में इंक्लूड किया है। देखो किस तरीके से लिखोगे। अब सबसे पहले क्या है, हमें गार्जियन के बारे में पूछा गया है ना, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में पूछा गया है, तो आपको क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है कि गार्जियन का मतलब क्या होता है और इस एक्ट में अगर डिफाइन किया है तो कहाँ पर डिफाइन किया है। मान लीजिए अगर किसी एक्ट में नहीं भी डिफाइन किया हुआ है, मान लीजिए अगर ये गार्जियन यहाँ पर डिफाइन नहीं होता, तो जो लिटरल मीनिंग होती है ना गार्जियन की, वो आप अगर लिखोगे तो थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा नंबर मिल जाएगा। ये आप समझ सकते हो कि एक तरीके का इंट्रोडक्शन टाइप का हो गया कि गार्जियन कितने तरीके के होते हैं, ये हमने बताने से पहले ये बता दिया कि गार्जियन होता कौन है, ठीक है। सो क्या लिखा सबसे पहले मैंने? द वर्ड गार्जियन हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 4B व्हिच मींस अ पर्सन हैविंग द केयर ऑफ द पर्सन ऑफ अ माइनर, यानी कि जिसके पास माइनर का केयर है, उसकी देखभाल कर रहा है, या उसकी प्रॉपर्टी का केयर है, या फिर दोनों का केयर है, यानी कि बच्चे का भी केयर है और उसकी प्रॉपर्टी का भी केयर है। तो ये हो गया गार्जियन। अब इन्होंने पूछा कितनी कैटेगरीज होती है। अब हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर आएंगे। क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ गार्जियंस अंडर दिस एक्ट आर एज फॉलोज। अब यहाँ पे मैंने अंडर दिस एक्ट लिखा है, आप चाहो तो पूरा एक्ट का नाम लिख सकते हो, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ठीक है। क्या है? सबसे पहले है नेशनल गार्जियन, आपने वो लिखा। फिर उसके बाद देखा गार्जियन अपॉइंटेड बाय विल, जो कि विल की तरह, विल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ऑफ द माइनर्स फादर, माइनर के फादर या माइनर की मदर जो है अपॉइंट करते हैं, who is also known as testamentary guardian, जिन्हें, क्योंकि आगे एक्ट में उनको टेस्टामेंट्री गार्जियन के नाम से ही बुलाया गया है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जिनको हम टेस्टामेंट्री गार्जियन भी कहते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ पर ऐसे सेक्शन लिख सकते हो, सेक्शन नंबर 9, सेक्शन नंबर जो भी कुछ सेक्शन नंबर इससे कनेक्टेड है, चाहो तो लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम लिख ही देना है, याद आ रहा है उस वक्त तो लिख दो। देखो मैंने कई बार कहा है कि सेक्शन अगर सही याद है तो ही लिख करके आना, गलत लिखने की वहां पर जरूरत नहीं, क्योंकि गलत लिखने के नंबर कट जाएंगे, नहीं लिखने के नंबर नहीं कटेंगे एक बार फिर, ठीक है। द गार्जियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट। सबसे पहला गार्जियन कौन हुआ? नेशनल गार्जियन हुआ। याद करते चलो ना, सबसे पहला गार्जियन कौन हुआ? नेशनल गार्जियन हुआ। फिर कौन है? टेस्टामेंट्री गार्जियन है, जो कि विल से अपॉइंट किया जा रहा है। तीसरा कौन है? कोर्ट डिक्लेयर कर रही है या अपॉइंट कर रही है। चौथा कौन है? पर्सन को एम्पावर किया जा रहा है एज अ गार्जियन एक्ट करने के लिए किसी दूसरे एनैक्टमेंट में रिलेटिंग टू एनी कोड ऑफ वर्ड्स। गार्जियन ऑफ कोर्ट वर्ड्स एक्ट है ना आपका, 1950 का जो एक्ट है, उसी के बारे में जनरली हम बात हो रही है। एक्सप्रेसली बता नहीं रखा, कोड ऑफ वर्ड्स एक्ट, जनरली उसी को हम रेफर करते हैं इसके रेफरेंस में, ठीक है। तो वो यहाँ पर आप लिख दोगे। फिर उसके बाद अब वो सिचुएशंस हमें बतानी है, कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर गार्जियन का जो है एक इंटरेस्ट लूज हो जाता है, मतलब बेसिकली अब वो इंटरमेडल नहीं कर सकता माइनर की प्रॉपर्टी से या माइनर की केयर से। कह रहे थे सिचुएशंस व्हेन अ गार्जियन लूजेस हिज और हर गार्जियनशिप राइट्स which are expressly mentioned, यहाँ पर expressly mention होना चाहिए, ठीक है। expressly mentioned under section 6 of the act which are as follows। सबसे पहले क्या है कि लॉस ऑफ हिंदू आइडेंटिटी, मतलब ceased to be a हिंदू, वहां पे उन्होंने कन्वर्ट कर लिया किसी दूसरे रिलीजन में, मुस्लिम में कन्वर्ट कर लिया, क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिया। सो कह रहा है द गार्जियन ceases to be a हिंदू, वो हिंदू अब नहीं रहे हैं, they lose their entitlement to act as the natural guardian of a minor। पहली बात। दूसरी बात क्या है? रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि कंप्लीट रिनाउंसिएशन, त्याग दिया एक तरीके से, बाय बिकमिंग अ वनप्रस्था या सन्यासी बन गए हैं वो, ऑल्सो रिजल्ट्स इन द हिमालय पर चाहे कहीं चले गए, तो यहाँ पर भी जो है इनकी गार्डियनशिप की जो राइट्स है वो खत्म हो जाती हैं। फिर थर्ड पॉइंट क्या है? कोर्ट का डिस्क्रिशन है। भाई हमें पता है, देखो ये दोनों चीजें तो एक्सप्रेसली मेंशन कर रखी है सेक्शन नंबर 6 में, ये सेक्शन नंबर 6 में मेंशन नहीं कर रखा है एक्सप्रेसली। कह रहा है कोर्ट का डिस्क्रिशन है, द कोर्ट हैज द पावर टू रिमूव अ गार्जियन इफ इट फाइंड्स दैट कि उनका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा। किसका बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा? बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है। और
माइनर का वेलफेयर कोड देखेगी तो कह रहा है वेलफेयर ऑफ द माइनर इज द पैरामाउंट कंसिडरेशन। और यहाँ पर आप सेक्शन नंबर 13 का भी रेफरेंस दे सकते हो, लिख सकते हो कि सेक्शन नंबर 13 में ये बात बताई गई है, पैरामाउंट कंसिडरेशन इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू गार्जियनशिप। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात को देखना कि क्या जो भी डिसीजन कोर्ट दे रही है उससे माइनर का वेलफेयर हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसीलिए सबसे पहले इस एक्ट में कुछ कोई सेक्शन पढ़ो ना पढ़ो ये जरूर पढ़ना चाहिए कि सेक्शन नंबर 13 में हमें बता रखा है कि माइनर का जो वेलफेयर है वो पैरामाउंट कंसिडरेशन पे होगा। सबसे पहले कोर्ट वही कंसिडर करती है, उसके बाद कोई और चीज कंसिडर करेगी। ठीक है, तो ये हो गया वेलफेयर ऑफ माइनर। और फिर उसके बाद है आपका अब्यूज ऑफ ट्रस्ट, यानी कि कोर्ट, जैसे मान लीजिए कोर्ट ने किसी को गार्जियन अपॉइंट कर दिया, मामा को, फूफा को, किसी को गार्जियन मान लीजिए अपॉइंट कर दिया। अब यहाँ पर ऑफेंड होने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कि उन्होंने ट्रस्ट का अब्यूज करा है, मतलब जो जिस तरीके से उन्हें एक्ट करना चाहिए था उन्होंने इस तरीके से एक्ट नहीं किया। मान लीजिए कि मैंने प्रॉपर्टी बेच दी कोर्ट की परमिशन के बिना, अगर इस तरीके की कोई भी हरकत उन्होंने करी है तो यहाँ पर कोर्ट के पास पूरा राइट है कि कोर्ट क्या कर सकती है, उसे रिमूव कर सकती है, उस गार्जियन को एज अ गार्जियन ऑफ दैट माइनर रिमूव किया जा सकता है। तो वही यहाँ पर लिखा है, तो कोर्ट में रिमूव अ गार्जियन फॉर द अब्यूज ऑफ ट्रस्ट या फिर फेलियर टू परफॉर्म। जो आपको करना चाहिए था एज अ गार्जियन, जो आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज थे वो आपने अगर परफॉर्म नहीं किए तो एज अ गार्जियन आपको रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटा सा आंसर था जो आप लोगों को ऐसे ही लिखना है, ज्यादा कुछ इसमें पूछा नहीं गया। अगर आप चाहो तो अगर आपके पास केसेस हैं तो आप उसे ऐड कर सकते हो। हालांकि यहाँ पे केसेस पूछे नहीं गए तो इतना कोई जरूरी नहीं है, नंबर नहीं कटेगा केस नहीं लिखने का। ठीक है, इस तरीके से अगर आपने पूरा एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें गार्जियन का मतलब बताया है, सही से सारी चीजें लिखी है, सेक्शन सही मेंशन किया है, तो ठीक ठाक आपको नंबर इसमें मिलेगा। देखो पूरे नंबर तो नहीं मिलते हैं, कहीं ना कहीं नंबर तो कुछ ना कुछ कटते ही हैं। 10 में से अगर 6 भी मिल रहे हैं तो वो बहुत हाईएस्ट माना जाता है। बहुत ही कम ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, सिचुएशंस होती हैं जहाँ पर 6.5 या 7 नंबर मिलते हैं 10 में से। यूपी की मैं बात बता रही हूँ। ठीक है, बाकी सब स्टेट्स का अलग अलग है, पूरे नंबर तो नहीं मिलते हैं, तो आप लोगों को भी पता हो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो काफी टाइम से तो। ठीक है, तो ये एक स्टैंडर्ड आंसर आप इसे कह सकते हो। बाकी और आने वाले सेशंस में मैं अभी तो फिलहाल मैंने आज जैसा कि आप लोगों को बताया कि पहले हम लोग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखो किस तरीके से ये चलने वाला है ना, मुझे जो लगता है कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में काफी सारी चीजें कवर हो रही है, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को करूंगी। जैसे क्या होता है ना कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अलग से पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें कई सारी चीजें पूछी गई हैं, तो कई सारी चीजें एक क्वेश्चन में कवर हो जा रही है, तो अलग अलग हमें क्वेश्चंस करने की जरूरत है। और आप लोगों को भी इसी तरीके से करना चाहिए, सारे क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है जो कि प्रीवियस ईयर पेपर में दे रखी है। वो क्वेश्चन आपको सिर्फ लगाने की जरूरत है जो एक बड़ा आंसर फॉर्म करे, आपके पास एक स्टैंडर्ड आंसर हो कि अब आपने ये लिख लिया। मान लीजिए कि अगर आप ये देख के भी लिख लेते तो आपके पास काम क्या, आपको याद करना है, रट्टा मारना है इसका कि फलाने में फलाना दे रखा है, इस तरीके से आपको लिखना है। बस एक बार फॉर्मेट पता चल जाना चाहिए क्या लिखना है, फिर उसके बाद आप उसको आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, सो आई रियली होप आप लोगों को ये लेक्चर यूजफुल लगा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।